अवसर मिलता है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने का, तो मैं साफ शब्दों में ये कहूंगा कि मुस्लिम लोग भी हिंदुओं को तंग परेशान करना छोड़ दें। नमस्कार, खास खबर भारत में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं अलवर शहर से 2 बार रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करने वाले बनवारी लाल सिंघल जी। जो छवि है वो कट्टर हिंदूवादी नेता की रही है, तो क्या भाजपा को मुस्लिम क्षेत्र में मुस्लिमों से वोट मांगना चाहिए या सिर्फ हिंदू कार्ड खेलना चाहिए? देखिए, मैं इसको यूनिवर्सल बात नहीं करता, मैं राजनीति करता हूं और हिंदुत्व की राजनीति करता हूं, और ये मेरा अधिकार भी है, केवल मेरी इच्छा है ऐसा नहीं है। जब मुस्लिम लोग मुस्लिम की बात करते हैं, मुस्लिम सुदृढ़ीकरण की बात करते हैं, तो मैं हिंदू होकर हिंदुत्व के सुदृढ़ीकरण की, हिंदू सुदृढ़ीकरण की बात करने का अधिकार रखता हूं। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। मैं अगर कल मुझे अवसर मिलता है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने का, तो मैं साफ शब्दों में ये कहूंगा कि मुस्लिम लोग भी हिंदुओं को तंग परेशान करना छोड़ दें। हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं है, हम किसी को परेशान करने के पक्ष में नहीं है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति हिंदुओं को परेशान करने का काम करता है तो निश्चित रूप से कड़ाई के साथ उस व्यक्ति का विरोध करूंगा। ये मेरे साथ, मैं आज तक भी करता आया हूं और आगे भी करूंगा। मैं हिंदुत्व की राजनीति करता हूं, किसी का विरोध करके नहीं। हिंदू को मजबूत करने की, हिंदू को अगर प्रताड़ित हो रहा है तो उसकी प्रताड़ना से उसको बचाने के लिए मैं करता हूं। जहां तक सवाल वोट मांगने का है, तो हर आदमी की अपनी शैली है, कौन मांगता है कौन नहीं मांगता है ये उसकी अपनी सोच है। लेकिन मुझे लगता है कि हिंदू समाज का जो वोट है रामगढ़ में वो इतना बड़ा है कि उसके होते हुए फिर ये बार बार 5 बार अगर ये लोग जीत गए हैं तो निश्चित रूप से ये हिंदू समाज के लोगों की आपसी जो फूट है उसकी लूट का आनंद लेकर जीत गए हैं। वरना 75,000 और 2 लाख, इतना बड़ा अंतर होने के बाद अगर मान लो हमारे लोग उनको वोट देकर ऑब्लाइज नहीं करें, अभी भी योजना बना रहे हैं 25-30 हजार वोटों को किसी भी प्रकार से कांग्रेस के पक्ष में या मुसलमान जो पक्ष प्रत्याशी होगा उसके पक्ष में लाकर, और फिर कैसे हिंदू को डिफीट दी जाए, इस प्रकार की योजना बना रहे हैं। हिंदू को एक रहना पड़ेगा। जिस तरह का परिदृश्य राष्ट्र में और प्रदेश में बन रहा है उसके अनुसरण में स्वयं को बचाने के लिए, हिंदू समाज को बचाने के लिए ये सहिष्णुता छोड़नी पड़ेगी। हमको ये समझना पड़ेगा हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर कोई हमारे खिलाफ है तो हम निश्चित रूप से उसके बिल्कुल खिलाफ है, उसका डटकर मुकाबला करेंगे। ये सोच मेरी है। क्या आप मानते हैं पिछली बार भाजपा ने कमजोर प्रत्याशी को टिकट दिया था और वो अपनी जमानत जब्त करा बैठे थे? मैं किसी प्रत्याशी को कमजोर नहीं मानता। पार्टी पूरी सजगता के साथ प्रत्याशी का चयन करती है। क्या कारण रहे वो अगर आप क्षेत्र में जाएंगे तो उन कारणों का आपको खुलासा भी होगा, आपको जानकारी भी मिलेगी। प्रत्याशी का चयन भारतीय जनता पार्टी का जो हमारी चीफ इलेक्शन कमेटी है, हमारी कोर कमेटी है, समन्वय समिति है, ये सब मिलकर करते हैं। उसमें जिले की समिति भी काम करती है, प्रदेश की समिति भी काम करती है और राष्ट्रीय स्तर पर समिति काम करती है। अब क्या काल परिस्थितियां निर्माण होती है कि किसी प्रत्याशी को कम वोट मिले और किसी को प्रचंड बहुमत मिल जाए। अब अगर आप देखेंगे तो हरियाणा में, फिरोजपुर जो मेवात है, यहाँ के प्रत्याशी मोहम्मद खान ने दुनिया के सारे इस्लामिक देशों के झंडे, पाकिस्तान तक का झंडा अपने विधानसभा क्षेत्र में लहराते हुए रैली निकाल दी। और अब चूंकि परिणाम परसों ही निकला है, 3 दिन पहले ही निकला है, 8 तारीख को, इसलिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरा ये मानना है कि इस प्रकार से सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले लोग जो हिंदुओं पर आरोप लगाते हैं और खुलेआम ये कह रहे हैं मेवात में कांग्रेस की सरकार आ रही है और हिंदुओं को यहाँ से पलायन करना होगा, ऐसे लोगों के खिलाफ अनगिनत मुकदमे हो जाने चाहिए थे और ऐसे व्यक्ति को विधानसभा की शपथ लेने की जगह जेल जाने का काम होना चाहिए। नहीं, अगर हिंदू बटा और मुस्लिम एकजुट हुआ तो भाजपा को फिर मौकी खानी पड़ेगी। देखिए, हिंदू बटा और मुस्लिम एकजुट हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की हार को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हिंदू नहीं बटा तो मुस्लिम कितना भी एकजुट हो जाए, भारतीय जनता पार्टी को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। 2 लाख हिंदू है वोट और 75,000 कुल मुसलमान है। अपना 100% मतदान कर लें वो हिंदू, अगर अपना 100% मतदान करने पर उतर जाएंगे तो फिर सामने वाले प्रत्याशी की जमानत नहीं बचेगी। चुनाव में आपके हिसाब से मुद्दे क्या होने चाहिए, विकास, अपराध या हिंदू कार्ड? देखिए, विकास सबसे पहले, अपराध पर नियंत्रण दूसरी बात, तीसरी बात सुरक्षा। जो लोग आज वहां स्वयं को प्रताड़ित और कमजोर महसूस कर रहे हैं इन लोगों की गुंडागर्दी, दादागिरी के कारण से, उन लोगों से सुरक्षा दिलाने का प्रत्याशी लोगों को विश्वास दिलाए। सामाजिक अपराध जो हो रहे हैं, जिस तरह के साइबर फ्रॉड हैं, गोकशी है, इन पर नियंत्रण करने का, रोक लगाने का विश्वास दिलाए। अपराध पर रोक लगाने का विश्वास दिलाए। और विकास तो निश्चित रूप से, अगर हम जनप्रतिनिधि लोग जिसलिए चुने जाते हैं उसका सबसे पहला तो मुद्दा ही विकास होता है। विकास तो करना ही पड़ेगा, आप कहिए या मत कहिए। देश की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, स्थानीय जनप्रतिनिधि हो, पंचायत हो, जिला परिषद हो, नगर परिषद हो, सबका एक मुद्दा विकास वो सबसे पहले होता है। अगर ये गौण हो जाता है तो लोगों में से फिर जनप्रतिनिधि के
प्रति विश्वास समाप्त हो जाता है। पिछले कई दिनों से रामगढ़ क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और रामगढ़ क्षेत्र में आमजन इस वक्त क्या चाहता है, क्या कोई बदलाव चाहता है, और बदलाव चाहता है तो किस आधार पर चाहता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र, इसमें 1984 में मैंने जाके एक दवा की दुकान खोली थी और उसके बाद 1985 में आदरणीय रघुवर दयाल जी गोयल साहब के चुनाव में मैं लगा, 90 में उनके चुनाव में लगा, 93 में ज्ञानदेव जी के चुनाव में लगा, 98 में ज्ञानदेव जी के चुनाव में लगा और 2003 में ज्ञानदेव जी के चुनाव में लगा। राजनीति में ABCD या ये कहे LKG में पढ़ने का जो अवसर मिला राजनीति की, वो मुझे रामगढ़ क्षेत्र से मिला। 1984 से 1993 तक मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा रामगढ़ मंडल का, 1985 से, और वहीं मैंने लगातार लोगों के बीच रहकर काम किए। अभी जहाँ तक सवाल है, मैंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है, उसका कारण भी है कि मेरा अपना कार्यक्षेत्र रहा, उसके बाद मेरा ससुराल है, निरंतर मेरा संपर्क 1984-85 से आज तक बना हुआ है। मेरे 10 वर्ष के कार्यकाल में स्थानीय लोगों के द्वारा, रामगढ़ के लोगों के द्वारा अपने काम के लिए मेरे पास आना जाना लगातार रहता था। मैं उनके जितने भी मुझसे हो सकते थे सहयोग भी करता था। दोनों ही चीज़ें हैं, आत्मीयता का भाव भी है और निरंतर संपर्क, ये दोनों चीज़ों का मिश्रण मुझे अब रामगढ़ की क्षेत्र में अपनी दमदारी के साथ अपनी प्रस्तुति के लिए तैयार भी कर रहा है। और मैं अपने जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, आदरणीय भूपेंद्र जी से लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी, इन सब लोगों तक मैं अपनी दावेदारी पहुंचा रहा हूं। पिछला रिकॉर्ड देखें तो भाजपा लगातार 2 बार रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हारी है। इस बार जीत का आधार क्या होगा? अगर हिंदू वोट बटे तो फिर दोबारा भाजपा हार सकती है। देखिए, 2 बार की हार ने रामगढ़ के मतदाता को झकझोर दिया है। अब रामगढ़ का मतदाता, जैसे मैं रोजाना क्षेत्र में जा रहा हूं, रामगढ़ का मतदाता कमर कसे हुए है और वो कह रहा है कि हम पिछली 2 बार की हार का बदला लेकर रहेंगे। अब की बार पिछली दोनों बार की हार को इस प्रचंड बहुमत के साथ जीत में बदलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपना एक इतिहास रचकर इस रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से राजस्थान की विधानसभा तक अपने प्रतिनिधि को भेजने का काम करेगी। इसका कारण है, जब लोग चुनाव के बाद आकलन करते हैं हमने क्या किया है और क्या हो गया, तो उनको लगता है कि शायद गलत हो गया। लोगों को अपनी दोनों बार की भूल का पछतावा भी हो रहा है। लोगों से हम मिलते हैं तो वो लोग कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं, साहब 2 बार हमने गलती की है, उन गलतियों का, चाहे वो भावावेश में की है, लेकिन उन गलतियों का पछतावा हो रहा है। आगे अब उस गलती को सुधारने के लिए लोग संकल्पित हो रहे हैं। कांग्रेस इस बार सहानुभूति की लहर से बहुत उत्साहित है क्योंकि जुबेर खान का निधन हुआ है और उनके बेटे को, आर्यन खान उनके बेटे हैं, उनको टिकट 100% फाइनल सा समझा जा रहा है, तो वो युवा भी हैं। तो इस बीच भाजपा की क्या रणनीति होगी? देखिए, सहानुभूति जो एक शब्द है, ये एक बड़ा ऐसा शब्द है जो आदमी के अंतर मन को छूता है। सहानुभूति कब और कैसे होती है, वो विषय अब रामगढ़ में नहीं है। एक परिवार की राजनीति को अगर हम सहानुभूति का रूप देंगे तो मुझे लगता है ये गलत हो जाएगा। आदरणीय जुबेर खान जी 1990 में आए थे कॉलेज की राजनीति से सीधे। उन्होंने यहाँ ना उनका घर था, ना उनका कोई रिश्तेदारी थी, ना उनका ससुराल था। रामगढ़ में सीधे आए। वो इसलिए आए कि 1985 में रघुवर दयाल जी के सामने एक बनिया खां नाम का पहाड़ा गांव बहादुरपुर के पास का एक मेव चुनाव लड़ा था, जिसने 17,000 रघुवर दयाल जी के थे, 16,000 वोट ले लिए थे। तो अगले 90 में जुबेर खान जी को लगा कि राजनीति की पिच बिल्कुल तैयार है और वहां जाकर बैटिंग करनी चाहिए। जुबेर खान जी कांग्रेस का टिकट लेके आ गए। देश की जो छात्र राजनीति थी उसके बड़े हस्ताक्षर थे, वो आ गए टिकट लेके। लोगों ने उनको चुनाव जिता दिया और चुनाव जिताने के बाद 1990 की विधानसभा 2.5 साल में भंग हो गई थी। फिर 93 में पुनः जीत गए और 5 साल फिर विधायक रहे। उसके बाद 98 में फिर ज्ञानदेव जी चुन गए, फिर 2003 में जुबेर खान चुन गए, फिर 2008 और 13 में ज्ञानदेव जी चुन गए और फिर उसके बाद 2018 में फिर सफिया खान जी, उनकी पत्नी जुबेर खान जी की पत्नी चुन गई और फिर 23 में फिर जुबेर खान जी चुन गए। मेरा ये कहना है, सहानुभूति का अर्थ अगर कोई लगाएगा तो ये सहानुभूति का विषय नहीं है। किसी परिवार की सल्तनत नहीं है रामगढ़। परिवार आएगा, पत्नी, पति और बेटा, और आने वाले समय में पोता या पोती, ऐसे थोड़ी चलता है भाई। ये कोई गांधी खानदान की तरह कांग्रेस किसी की कोई भी पार्टी, कांग्रेस हो या भाजपा हो या कोई भी पार्टी हो, ये किसी की बपोती नहीं है। मेरा ये कहना है, रामगढ़ में सहानुभूति नाम का कोई बिंदु नजर नहीं आ रहा। लोग उल्टा ये कह रहे हैं कि ये तो बहुत गलत है। चलो, जुबेर खान जी ने जीवन भर राजनीति कर ली, तिरंगे में लिपट कर गए विधायक रहते हुए वो, और इसके बाद उनकी पत्नी ने वहाँ 5 वर्ष विधायक रह ली। अब इसके बाद कांग्रेस की तरफ से भी किसी अन्य व्यक्ति को मौका मिल सकता था, लेकिन अब जुबेर खान जी चले गए, पत्नी भी विधायक रह ली और अब वो इद्दत कोई बताते हैं, मुसलमान धर्म में ये होता है, इस्लाम में, उसके कारण से अब वो चुनाव शायद नहीं लड़ सकती होंगी, इसलिए बेटे को उतार दिया। तो आपका कहना यह है कि चाहे पार्टी कोई सी हो,
लेकिन परिवारवाद से निकलना चाहिए। भाई मैं तो यही देख रहा हूँ, हमारी पार्टी तो इसी बेस पर काम कर रही है। आदरणीय मोदी जी रोजाना बोल रहे हैं, हमारे अमित शाह रोजाना बोल रहे हैं। तो जिस तरह से एक ही परिवार के 3 व्यक्ति, फिर चौथा, पांचवा, तो क्या है ये? मेरा मानना ये कोई सहानुभूति नहीं है। मैं इस विषय पर कह रहा हूँ, कोई सहानुभूति नाम की चीज नहीं है। वहां वास्तविक धरातल पर लोग चुनाव को देख रहे हैं। और अगर गलतफहमी है कांग्रेस को कि आर्यन खान के नाम पर जुबेर खान की मृत्यु की, उनको, जुबेर खान जी बीमार थे, लंबे समय से बीमार थे, और उस बीमारी के कारण से उनका निधन हो गया। अब बीमारी के कारण निधन होने पर सहानुभूति उत्पन्न होती हो, ऐसा मैंने देखा नहीं है। किसी आकस्मिक घटना में अगर किसी व्यक्ति का अकाल मृत्यु हो जाए, भगवान नहीं करे किसी को, तो उसके प्रति निश्चित रूप से एक सहानुभूति की लहर पनपती है कि देखो वो ये घटना हो गई। जुबेर खान जी को लीवर की प्रॉब्लम थी, लीवर ट्रांसप्लांट हुआ, उन्होंने सावधानी, जैसा मेरी जानकारी है, मुझे नहीं पता, उनको स्वयं पे जो गुजरी है वो जानते होंगे या उनका परिवार जानता है, जितनी सावधानी प्रिकॉशन उनको लेनी थी, चुनाव बीच में आ गया, वो ले नहीं पाए, और उसके कारण से उनकी हालत बिगड़ गई, उनका निधन हो गया। तो अब इसमें सहानुभूति जैसी कोई बात नहीं है, उल्टी लोगों में नाराजगी है। लोग कहते हैं कि क्या एक ही परिवार राजनीति करेगा सदा सदा जिंदगी भर? कांग्रेस का कहना है कि डबल इंजन सरकार के दोनों इंजन धुआं दे गए हैं, धुआं निकल गई है। ना तो वो ईआरसीपी को धरातल पर ला पाए हैं और ना ही बजट की घोषणाओं को। कांग्रेस के लोग तो शेख चिल्ली जैसे हो गए हैं। उनको जलेबियां हलवाई बनाएगा, मैदा की बनेगी, फैक्ट्रियों में बनाने की बात करते हैं। हरियाणा में ऐसे उन्होंने ख्याली पुलाव पका लिए, मुख्यमंत्रियों पर झगड़ा होने लगा। कांग्रेस बिल्कुल ऐसी स्थिति में, मानसिक अवसाद की स्थिति में जा चुकी है। अब ये लोग जो कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार धुआं दे रही है, जितना अभूतपूर्व तरीके से हमारे सांसद आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी यादव के द्वारा काम किए जा रहे हैं। आज के अखबार पढ़ लीजिए, 2 ट्रेन रामगढ़ में रुक रही हैं। अलवर से जाने वाली सभी ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित करना, इसके अतिरिक्त आम आदमी के काम को सुनिश्चित करना, बहुत सरलता से सुनना, उपस्थित रहना, महाराष्ट्र के प्रभारी होते हुए भी वीकली अलवर आना, ऐसा सांसद मैंने पहले कभी नहीं देखा। बड़ा इंजन हमारा वो है। हमारे देश की सरकार, मोदी जी ने जो देश के हित में फैसले किए हैं, वो सबसे बड़ा इंजन है। उस इंजन ने देश में की सरकार में रहते हुए जितने बड़े बड़े फैसले कर दिए, ये कांग्रेस कल्पना नहीं कर सकती। 50-60 साल में इस कांग्रेस ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, इसके अतिरिक्त आदरणीय भूपेंद्र जी के नेतृत्व में अलवर में जो काम हो रहे हैं लोकसभा सांसद के रूप में, ये अभूतपूर्व है। आम आदमी को सुनना, घर बैठकर तसल्ली से सुनना और उसके काम को करना, ये भूपेंद्र जी की आदत है। ऐसा सांसद अच्छे मिले हमको पहले भी, लेकिन भूपेंद्र जी की कार्यशैली सबसे अद्भुत और अलग है। इसलिए मेरा, और दूसरे इंजन की बात करें, राजस्थान की सरकार ने इस 10 माह के समय में जिस प्रकार से काम किया है, अब ये ठीक है, काम की परिणति आने में, काम के रिजल्ट आने में टाइम लगता है। काम इतनी तेजी से शुरू हो गए कि कांग्रेस जीवन में नहीं सोच पाएगी। कांग्रेस केवल तुष्टीकरण करते करते पागल हो गई। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास का काम करती है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के और उनकी टीम के संयोजन में जिस प्रकार का काम राजस्थान में चल रहा है, ये कांग्रेस के लोग कभी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। हमारे दोनों इंजन जिस तरह से काम करके देश को आगे बढ़ाने का, प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ये कांग्रेस की कल्पनाओं से भी बाहर का काम है। रामगढ़ मेवात का क्षेत्र है और वहाँ गौकशी, गौ हत्या और गौ तस्करी ये बहुत ज़्यादा उच्च लेवल पर है। आजकल लग्जरी गाड़ियों में गौ तस्करी की जा रही है, लेकिन भाजपा की सरकार है, फिर भी रुकना नामुमकिन हो रहा है। देखिए, भाजपा की सरकार है, इससे पूर्व कांग्रेस की सरकार थी। रामगढ़ में कांग्रेस के विधायक थे, किशनगढ़ में भी इनके समर्थित विधायक ही थे। रामगढ़ और किशनगढ़ जो मेवात में है, जिस प्रकार से जो गौकशी की घटनाएं हुई हैं और हो रही हैं, उनको अगर हम जोड़ें तो एक वर्ग विशेष कर रहा है। उस वर्ग को लोग बाग विशेष कहते हैं, और मैं कहता हूं कि वो बिना विशेषता का वर्ग है, क्योंकि विशेषता वाले वर्ग कोई ऐसे काम नहीं करते। उन लोगों के द्वारा इसको व्यवसाय बना लिया गया है, गौकशी को, गौ तस्करी को। अब वो लग्जरी गाड़ी का उपयोग इसलिए कर रहे हैं कि उनको उसमें ज़्यादा लाभ हो रहा है, इसलिए उनको गाड़ी की कीमत कम लग रही है। पहले ट्रकों में करते थे, फिर मिनी गाड़ियों में करने लगे, अब एसयूवी में कर रहे हैं। इस पर 100% रोक लगाएंगे, मेरा ये दावा है। आने वाले समय में बहुत बड़ी मात्रा में रोक लगाने का काम भी हुआ है। पिछले दिनों अगर आपने देखा हो तो बरसिंहपुर में, किशनगढ़ के रूंद गिदावड़ा में, जिसमें हमारे कुछ जागरूक पत्रकार साथियों ने उस रिपोर्ट को किया था, उसके बाद देश भर में एक शोर शराबा मचा था, और उसके बाद मॉनिटरिंग भी बढ़ी है, हाईवे पर भी बढ़ी है, एक्सप्रेस वे पर भी बढ़ी है, और आने वाले समय में इसको शून्य करने का काम हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी की निर्देशन में करेंगे, उनकी जानकारी और संज्ञान में और अधिक लाएंगे, और इसको शून्य करने का काम हम करेंगे। मेवात के साइबर क्राइम से पूरा देश प्रभावित है। करीब 18 से 20% जो साइबर क्राइम है वो मेवात से हो रहा है। रोक सरकार लगा नहीं पाई है। ये साइबर क्राइम भी अगर हम देखें तो पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में बहुत ज़्यादा पनपा है सरकार में, और ये हालत हो गई कि मेवात तो साइबर फ्रॉड का जामतारा से बड़ा अड्डा हो गया।
चाहे अलवर जिले का मेवात हो या हरियाणा का मेवात हो, और इनके नेताओं ने जिस प्रकार से इनको संरक्षण दिया है उससे इनके हौसले बुलंद होते चले गए। इन लोगों ने साइबर क्राइम को अपना बिजनेस बना लिया। अब जो लोग कल तक झोपड़पट्टियों में पड़े थे, जो बेलदारी और मजदूरी करते थे, जो नरेगा की मजदूरी पर आश्रित थे, अब वो फॉर्च्यूनर, लीजेंडर, ऑडी और पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियों में दिन रात घूम रहे हैं, बड़ी बड़े भवन बना लिए हैं, एप्पल आईफोन यूज कर रहे हैं। उन्होंने इसको उद्योग की तरह पनपा लिया है। इस पर रोक लगाने के लिए राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई है और मुझे लगता है लाखों सिम इस मेवात में बंद कराने का काम किया है। लगभग 20-22 हज़ार तो फोन बंद हुए हैं, सिम बंद हुई है 2 लाख से ज़्यादा। ये सब काम अच्छी सोच के साथ हुआ है, मजबूत विचारधारा के साथ हुआ है, मजबूत इच्छा शक्ति के साथ हुआ है और आने वाले समय में ये सब चिन्हित हैं। ये लोग, अगर मैं ये कहूँ कि इनकी जानकारी नहीं है, ये सब लोग चिन्हित हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई तार जुड़े हुए होने के कारण से इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कम हुई है। इन सब लोगों को चिन्हित करके, और जो लोग चिन्हित नहीं उनको चिन्हित करके, जो चिन्हित है उन सबको अंदर करने का काम करेंगे और साइबर क्राइम को इस देश के माथे पर, जो हरियाणा पर और राजस्थान के माथे पर जो कलंक है, राजस्थान से तो मिटा देंगे, ये मैं आपसे संकल्प करता हूं। नहीं, गौ तस्करी और जो साइबर फ्रॉड है, इसमें पुलिस की मिली भगत से ये ज़्यादा पनप रहा है, ऐसा नहीं है? अब मैं इस पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, क्योंकि अगर पुलिस चाहे तो ये साइबर फ्रॉड और ये गौ तस्करी वाले जो लोग हैं इनको एक आधी रात से पहले ला के अंदर रख दें, लेकिन छोटे स्तर पर जो मिलाजुली हो जाती है, बड़े स्तर की मिलाजुली का खेल नहीं है ये, सीएम अधिकारी वर्ग का नहीं है। सीएम का जो क्षेत्र है उसमें लगातार कार्रवाई हो रही है और अलवर में बहुत कम कार्रवाई है। अलवर का मैं आपको संकल्प दिलाता हूँ, याद दिलाता हूँ, अलवर में कार्रवाई बहुत तेजी से होगी। साइबर फ्रॉड और गौ तस्करी को रोकने के लिए इस चुनाव के तत्काल बाद आदरणीय भूपेंद्र जी के निर्देशन में, आदरणीय भजन लाल जी के निर्देशन में हम लोग इस काम को करके इस अलवर के और राजस्थान के माथे से इस कलंक को मिटा देंगे।